टू यूट्यूब चैनल ऑफ एडोबिस एकेडमी। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 9th का चैप्टर 1 डिस्कस करना शुरू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की हमको जरूरत क्या होती है, डेमोक्रेसी, और हमको डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है। तो ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो आज का जो डिस्कशन है ये हम लोगों के नेक्स्ट लेक्चर तक जाएगा, तो सभी जो लेक्चर्स है अपलोड हो जाएंगे, इनको आप ध्यान से देखिएगा और डेमोक्रेसी की जो बेसिक क्रक्स है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आराम से। पहली बात है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर हम लोग ये चैप्टर पूरा जब हम लोग कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों के पास क्या क्या किस किस कंटेक्स्ट में हम लोगों को इंफॉर्मेशन होगी वो हम पहले नोटिस कर लेते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर हमें पता रहेगा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी की क्या परिभाषा है, ये हमको समझ में आ जाएगी। और उस परिभाषा में, उस डेफिनेशन में जो अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं उनका क्या मतलब है वो हमको समझ में आएगा। जो इस डेफिनेशन में टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो हमको एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्लियर कट हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग उसकी आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके बेयर मिनिमम फीचर्स क्या होते हैं। मतलब अगर मैं किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बोलता हूं तो उसका जो बेयर मिनिमम फीचर्स क्या क्या होने चाहिए ये मुझे बाद में एट द एंड ऑफ द चैप्टर समझ में आएगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या बेसिक अंतर होते हैं ये हमको क्लियर होगा। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हमें पता चलेगा कि एक ब्रॉडर आइडिया क्या है डेमोक्रेसी का। ध्यान करेंगे, पहले हम लोग का फोकस किस पे जा रहा है, डेमोक्रेसी पे। फिर हम लोगों को गवर्नमेंट पे फोकस जाएगा। पहले हम समझेंगे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, उसके बेसिक टर्म्स क्या है। फिर चैप्टर में हम लोगों का फोकस किस पे रहेगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग ये समझेंगे कि एज अ होल, मोटे मोटे तौर पर सोसाइटी के लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। हम लोग गवर्नमेंट से बाहर निकलकर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सोसाइटी पर उसको अप्लाई करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज हम लोगों ने नोटिस की, पॉइंट टू बी नोटेड है कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र, मतलब प्रजा के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है। वो अगर हम लोग अपने आसपास जितने भी कंट्रीज देखें इंक्लूडिंग इंडिया, तो जितने भी हम लोग वर्ल्ड ओवर जितने भी कंट्री देखेंगे तो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वहां पर क्या है, किसी ना किसी फॉर्म में, या ध्यान रखिएगा किसी ना किसी फॉर्म में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये रैपिडली एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि हाल ही में इराक में मोनार्की थी, डिक्टेटरशिप थी सद्दाम हुसैन की, तो वहां पर यूएसए ने उसको वहां से मोनार्की को हटाकर, डिक्टेटरशिप को हटाकर वहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अप्लाई हो चुकी है। तो हमारी डेमोक्रेसी बढ़ रही है। सेम हमारा अफगानिस्तान में भी हुआ है, डेमोक्रेसी बढ़ रही है। सेम चीज हमारे लीबिया में हो गया है, यमन में हो गया है, ट्यूनीशिया में हो रहा है, सूडान में हो रहा है, अलग अलग जगह धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे ऐसा हो क्यों रहा है, बट व्हाई इज इट सो, ऐसा एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, और ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर बनाते हैं। ऐसे कौन से फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी
जो डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर बनाते हैं। तो ये हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, कि चैप्टर में हम लोग अब पढ़ाई जब शुरू करेंगे चैप्टर को, तो हम लोग एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोगों को क्या क्या चीजें पता चलेंगी। तो हम लोगों का बेसिक जो फ्रेमवर्क रहेगा, तो चैप्टर में हम लोगों को ग्रेजुअली प्रोग्रेस करने में आसानी रहेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में इंटर रिलेशन बनाने में हम लोगों को बहुत आसानी पड़ेगी। ये इंटर रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट्स को फ्रेम करने में, और एक ब्रॉडर आइडिया को, जो हमने लास्ट में समझा ना कि ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को समझने में इन सब कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेंगे तो हम लोग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स को समझने में हम लोग को हेल्प मिलती है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए एनसीईआरटी के इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को उठाया गया है। वो इशू ये है, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों किया जाए, ऐसी कौन सी जरूरत है कि हम लोगों को डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। तो एनसीईआरटी में इस पूरे इशू को एक टीचर और उनके स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन के थ्रू समझाया गया है। ये जो कन्वर्सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इससे हम लोगों को निकल के आते हैं। आइए हम लोग इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट है मैरी। शी आस्क्ड हर मैडम, शी आस्क्ड हर मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी। जैसे हम लोगों ने डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में टाइम स्पेंड किया। देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। we want to find out the meaning of the democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it in another way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example? पहले हम मीनिंग कर लें, फिर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करें। ये मैरी पूछ रही हैं कि पहले क्या हुआ। जैसे हम लोग एनसीईआरटी के पहले के हम लोग प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें पहले क्या किया गया, डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया गया है। आज इस चैप्टर में डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हो रहा है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो स्टूडेंट का ये डाउट है कि ऐसा हुआ क्यों है। पहले हम लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए था, देन हम लोगों को एग्जाम्पल पता होना चाहिए। देखिए आगे समझते हैं कि जो लिंगडो मैम है वो क्या कह रही हैं। आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। We use words like, इन्होंने बोला कि मैं आपका डाउट समझ रही हूं, लेकिन एवरीडे लाइफ में ऐसा होता नहीं है। उन्होंने एग्जांपल बताया है कि जैसे we use words like pen, rain और love। ठीक है, हम लोग पेन का, रेन का, लव का, इन सब का हम लोग ये वर्ड्स हम लोगों को यूज में हम लोगों के आते रहते हैं। तो क्या डू वी हैव टू वेट अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम। जैसे अगर मैं पेन के बारे में बोलता हूं, जब हम लोगों ने पहली बार पेन यूज किया था तो क्या हम लोगों को पेन के बारे में डिफाइन किया गया था, उसके बाद हमने पेन यूज किया था, या फिर पहले हमने पेन यूज किया बाद में हम लोगों को इसके डेफिनेशन के बारे में क्लैरिटी धीरे धीरे आती रही। तो यही चीज यहाँ पे कह रही हैं, डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड बिफोर वी यूज देम। कम टू थिंक ऑफ इट, do we have a clear definition of this word? It is only by using a word that we understand its meaning. इन्होंने क्या बोला कि जब हम लोग किसी वर्ड या किसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तब हमें उसके मीनिंग के बारे में पता चलता है। आगे देखिएगा, फिर मैरी दोबारा पूछती है, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। हमें डेफिनेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी का अगर मुझे मीनिंग समझ में आ गया है कि डेमोक्रेसी को तो मैं हर जगह देख रही हूं या देख रहा हूं, तो मुझे डेफिनेशन का की जरूरत क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इन्होंने डाउट पूछा। आगे देखते हैं किस हिसाब से इस डाउट को मैम ने क्लियर किया है। लिंगडो मैम क्या कह रही हैं, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purposes.
because very different kind of government call themselves democracy. इन्होंने क्या बोला कि जैसे अगर मैं रेन का कॉन्सेप्ट लूं तो रेन का कॉन्सेप्ट तो एक हो गया, लेकिन अगर मैं उसके अंदर और जाके देखूं तो रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ड्रिजल हो गया है, क्लाउड बर्स्ट हो गया है, एटसेट्रा। इसीलिए मुझे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए रेनफॉल की, ताकि मैं ड्रिजल को क्लाउड बर्स्ट को अलग अलग कर सकूं। मोटे मोटे तौर पर दोनों ही रेनफॉल है, लेकिन अगर मैं और पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश करूं तब मुझे समझ में आएगा कि दोनों में कितना फर्क है। सेम चीज डेमोक्रेसी में भी अप्लाई होती है, क्योंकि आजकल हर गवर्नमेंट की टेंडेंसी है कि सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के लिए हर गवर्नमेंट अपने आप पर डेमोक्रेसी का टैग लगाने की कोशिश कर रही है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन अनटिल एंड अनलेस मुझे डेमोक्रेसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, तब तक मैं ये तय नहीं कर सकता या कर सकती कि ये गवर्नमेंट जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कह रही है एक्चुअली वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। फिर एक और स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, हम लोगों को डेफिनेशन की जरूरत क्यों है। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन, मैम ने बोले कि आपने कुछ दिन पहले ये बताया था कि अब्राहम लिंकन का कोटेशन उन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो जब आप ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुकी हैं, एंड वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्फ, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट। ये इनका डाउट ये है कि मैम से पूछ रहे हैं ये कि जब आप ऑलरेडी डेफिनेशन हम लोग बता चुके हैं कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कोटेड अब्राहम लिंकन, तो हम लोग को नई डेफिनेशन की जरूरत क्यों है। क्योंकि ये चीज तो हम लोग हर जगह देख रहे हैं। उन्होंने मेघालय में जहाँ के वो निवासी हैं वहां का उन्होंने एग्जांपल दिया कि यहाँ तो हम लोग अपने आप को खुद ही गवर्न कर लेते हैं, तो डेफिनेशन की एग्जैक्टली नई जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इसका जो डाउट लिप्टो मैम ने कैसे क्लियर किया है, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, वो ये कह रही हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसको चेंज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे टू डिफाइन unless we think about it ourselves। इन्होंने ये कहा कि ये जो डेफिनेशन है बहुत ही ये क्लियर का डेफिनेशन है, लेकिन जब तक हम लोग अपने आप खुद नहीं सोचेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ये तय नहीं कर सकते कि ये जो डेफिनेशन दी गई है वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। तो हम लोगों को हर समय एक ओपन माइंड रखना चाहिए, थिंकिंग माइंड रखना चाहिए, ताकि हम लोग के सामने जो भी कॉन्सेप्ट्स आए, यहाँ पर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोगों को बताया जा चुका है अब्राहम लिंकन के द्वारा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसके बारे में ऐसा है, समझने के बाद हम लोग खुद भी सोचना चाहिए कि ये डेफिनेशन है वो क्लियर कट है कि नहीं है, देन ओनली वी कैन बिकम अ अवेयर पर्सन एंड सिटीजन। आगे देखते हैं हम लोग। एक और स्टूडेंट बोलते हैं योलांडा कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। जैसे पहले क्या बोला, एक स्टूडेंट ने बोला कि हमें डेफिनेशन मिल चुकी है कि अब्राहम लिंकन ने जो बोल दिया कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि फिर मैंने बोला कि हमें खुद और सोचना है डेफिनेशन के बारे में। एक और स्टूडेंट योलांडा क्या कहते हैं कि हम लोगों को डेफिनेशन की जरूरत नहीं है ज्यादा देखने की, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रीक वर्ड जो है, डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन ग्रीक वर्ड से निकल के आया है वो है डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेशिया ग्रीक वर्ड में डेमो से मतलब क्या होता है, पीपल, एंड क्रेशिया का मतलब होता है रूल। देखिएगा, डेमोस एंड क्रेशिया, डेमोस मतलब होता है पीपल, क्रेशिया माने होता है रूल। तो फिर इनका कहना है कि जब ऑलरेडी क्लियर कट डिस्टिंग्विश हो चुका है, मीनिंग दे चुके हैं ग्रीक फिलोसफर्स बहुत साल पहले ही, तो हम लोगों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि अब हमें इसमें और इम्प्रूवमेंट
करने की जरूरत पड़ रही है। इस पर लिंगडो मैम क्या बोलती हैं, देखिए इन्होंने क्या एग्जांपल दिया, कंप्यूटर का एग्जांपल दिया इन्होंने कहा कि जब कंप्यूटर पहली बार इन्वेंट हुआ था तो कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जा रहा था, कैलकुलेशन के लिए किया जा रहा था। सिंपल, उसका जो बेसिक और कोर फंक्शनिंग क्या थी, कैलकुलेशन थी, उसको हमने कंप्यूटर बोलना शुरू किया। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटर के और काफी सारे यूजेस दिखने लगे। जो मेन यूज जो था कंप्यूटिंग, वो उसके साथ साथ में काफी सारे यूजेस दिख रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ, हम लोग नेट सर्फिंग करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने मूवीज देखना शुरू किया, हम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू चैट करना शुरू कर दिया, हम लोगों का जो वेब से रिलेटेड काफी सारे हम लोगों के काम होना शुरू हो गए। लेकिन तब भी उसके फंक्शन काफी इंप्रूव हो गए, लेकिन तब भी उसको कंप्यूटर ही बोला गया, अभी तक बोला जा रहा है। सेम चीज है डेमोक्रेसी से रिलेटेड। जब डेमोक्रेसी शुरू हुई थी तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, डेमोस एंड क्रेशिया। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम हर जो काफी सारी गवर्नमेंट आई और उन्होंने अपने आप को डेमोक्रेसी का टैग देने की कोशिश की। तो अगर हम लोग जैसे कंप्यूटर का यूज बढ़ गया, लेकिन अभी भी कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही है, वैसे ही अगर शुरू में जैसी डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट था, अगर वो हम अभी अप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास काफी लूप होल हम लोगों को दिखाई देंगे और हम लोगों को काफी कमियां दिखाई देंगी। तो विद पैसेज ऑफ टाइम डेमोक्रेसी की जो कॉन्सेप्ट है वो भी इवॉल्व हुए। हम लोगों को डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए हैं वो हम लोगों को अब पढ़ने हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से हमको ये समझ में आया है कि डेमोक्रेसी की मीनिंग समझना, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन समझना और डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में कितने उसके पहलू हैं, वो सारी चीजें समझना इस कन्वर्सेशन के थ्रू निकल के आया कि सारी चीजें पढ़ना हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यही डिस्कस किया है। सो मैरी कह रही है मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू अवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्फ। कोई शॉर्टकट नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। हम लोगों को इसकी मीनिंग के बारे में समझना है और इसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोगों को खुद ही इसकी डेफिनेशन निकालनी है। तो इस पूरे चैप्टर में इस कन्वर्सेशन का ये रिजल्ट निकल रहा है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है और उसकी क्या अल्टीमेटली क्या डेफिनेशन क्या क्या निकल के आती हैं, वो हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोगों का चैप्टर मेनली शुरू होता है, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से। वो क्या है, द डेमोक्रेसी वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी। एक जो सिंपल फैक्टर है जो सभी डेमोक्रेसी में कॉमन है वो क्या है, द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल। तो फर्स्ट जो बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लूं तो एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बन के आती है क्या, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ध्यान करेंगे फिर से, कॉन्सेप्ट क्या है, डेमोक्रेसी इज चूजन बाय द पीपल। उससे डेफिनेशन क्या निकल के आती है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो डेफिनेशन आई है, दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम गवर्नमेंट दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अलग करने में ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को हेल्प करेगा। हम लोग को कोई गवर्नमेंट देखना है, फिर हम लोग को ये सर्च करना है कि ये गवर्नमेंट में जो रूलर्स हैं वो पीपल के थ्रू इलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल है हम लोगों का म्यांमार का। फर्स्ट एग्जाम्पल, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी आप देखेंगे
कि वहां पर कूप हुआ था हाल ही में, पहले भी वहां पे मिलिट्री रूल था, बीच में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, लेकिन बाद में दोबारा से मिलिट्री ने कूप कर लिया है। तो उसी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि जो म्यांमार के आर्मी रूलर्स हैं वो दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ कंट्री। जो आर्मी के जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स थे वही कंट्री के रूलर्स बन गए, और कंट्री से रिलेटेड पीपल का कोई भी से नहीं था। मतलब क्या है, कंट्री के कोई भी डिसीजन लेने में पीपल का कोई से नहीं है। किसका से है? रूलर्स ऑफ द कंट्री। और रूलर्स ऑफ द कंट्री कौन है? हेड ऑफ द आर्मी। जो आर्मी के जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं वो रूलर्स बन गए, और वही कंट्री के से रिलेटेड सारे डिसीजन ले रहे हैं, और कंट्री से रिलेटेड जो डिसीजन है उसमें पीपल का कोई भी से नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे चिली, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। चिली का भी एग्जांपल देखें, वहां पे जो डिक्टेटर्स हैं वो पीपल के थ्रू इलेक्टेड नहीं है। तो ये बेसिक हम लोगों का जो हम लोग ऐसे किसी को जिसको जज करना है कि कोई डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, तो बेसिक हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये देखनी है कि क्या जो रूलर्स हैं वो पीपल के थ्रू इलेक्टेड हैं। तो यहाँ पे म्यांमार में दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चिली में जो पिनोशे हैं दे आर नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आगे देखते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो रूलर्स हैं इलेक्टेड बाय द पीपल वही डेमोक्रेसी बनाएंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट जो है वो मोनार्कीज पे भी अप्लाई होता है। ठीक, जैसे जो मतलब कि जो जहां पे राजा रूल कर रहे होते हैं उन्हें मोनार्की कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज पीपल हैव चूजन देम बट बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न इन द रॉयल फैमिली। जो अभी सऊदी अरेबिया में किंग्स हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, बस चूंकि वो उस फैमिली में पैदा होते चले जा रहे हैं तो जनरेशन टू जनरेशन वो किंगशिप पास होती चली जा रही है। तो जो सऊदी अरेबिया इज आल्सो नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अब हम लोग ये चीज नोटिस करेंगे कि ये चीज तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि हम लोग को देखना है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड है कि नहीं है। लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में डेमोक्रेसी की पूरी नहीं है। ठीक है, ये एडिक्वेट डेफिनेशन नहीं है। हाँ, हम लोगों को इसके अलावा अगर हम ये चीज देख लेते हैं तो काफी सारी हम लोग गलतियां कर सकते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं, बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकेबल मैनर, अगर मैं सिर्फ ये डेफिनेशन लगा के हर एक पे पुट कर दूंगा तो वी वुड बी एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन एज डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लगा दूं कि भाई वो गवर्नमेंट जो है पीपल के थ्रू इलेक्टेड है कि नहीं है, सिर्फ ये ब्लंटली मैं हर गवर्नमेंट पे लगा दूंगा तो मुझे ये दिखाई देगा कि वर्ल्ड की लगभग हर गवर्नमेंट जो किसी ना किसी फॉर्म में इलेक्शन को होल्ड करती हैं, मैं एंड में हर एक को डेमोक्रेसी बोल दूंगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और अंदर घुस के देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि इस डेफिनेशन, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बनाने में। ठीक है, इसको देखते हैं। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट्स नॉट सो। दैट इज व्हाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी। तो हम लोगों को और कुछ देखना है जिससे हमें पता चल सके कि एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या है, और ऐसी गवर्नमेंट जो अपना को डेमोक्रेसी कहलाना चाहती है। तो उन दोनों में हम लोग अपने आप में उन दोनों में डिफरेंस पता कर सके। वो डिफरेंस हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले कुछ डेमोक्रेसी की कुछ डेफिनेशंस हैं जो बड़े बड़े थिंकर्स ने दी हैं, एनसीईआरटी में विद इन बॉक्स दी गई हैं। तो ये डेफिनेशन याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ताकि हम लोगों को अलग अलग थिंकर्स के डेमोक्रेसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता चले। जैसे हम देखते हैं,
एलन कॉरेन क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने। क्या बोला है कि डेमोक्रेसी में हम लोग सिर्फ डिक्टेटरों से चूज करते हैं जो वो ये हमको कहना चाहते हैं कि हमें उनसे क्या चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली डिक्टेटर्स इस तरह से हम लोग को मोल्ड करते हैं ताकि ऐसा लगता है कि हम लोग रूल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डिक्टेटर रूल कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एलन कॉरेन का है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इनके हिसाब से ये। ठीक है, जेम्स रसल लॉयल क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर। नेक्स्ट रेनहोल्ड नीगल क्या कह रहे हैं, मैन्स कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल बट मैन्स इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट एल्फ्रेड इमैनुअल स्मिथ क्या कह रहे हैं, ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। उसी तरफ से आगे क्या कह रहे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट एंश्योर्स वी शैल बी गवर्न्ड नो बेटर देन वी डिजर्व। तो these are the points to be ponder upon। क्लास के बाद इन सारे पॉइंट्स को आप लोग सोचिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको रखिएगा, तो उसके बारे में और डिस्कशन किया जाएगा। क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने स्लाइड्स को और आगे मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, मैंने आपको क्या, हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, एक चीज समझी थी कि डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो पीपल के थ्रू, जो रूलर्स हैं वो पीपल के थ्रू इलेक्ट हों, ये बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन हम लोगों ने ये भी समझा कि अगर हम इस बेसिक डेफिनेशन को लेके चलते हैं तो हम लोग काफी बार सही से जजमेंट नहीं कर सकते कि एक्चुअल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी है और ऐसी गवर्नमेंट जो अपना को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती हैं, उन दोनों में क्या फर्क है, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अगर हम ये बेसिक डेफिनेशन लें। तो और डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को डेमोक्रेसी के और फीचर्स हम लोगों को समझने हैं। तो अब हम लोग डेमोक्रेसी के और फीचर्स समझने की कोशिश करते हैं। उन फीचर्स समझने के लिए हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस रेज करने हैं, ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस आएंगे डाउट्स क्रिएट होंगे, कंफ्यूजन होगा, उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों को जवाब ढूंढेंगे, तब हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। आइए देखते हैं। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. This raises many questions. इससे काफी सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन। Who are the rulers? इस डेफिनेशन में रूलर कौन है? Which officials must be elected for any government to be called democracy? ठीक है, ऐसे कौन से ऑफिशियल जो उनको इलेक्ट किया जाए गवर्नमेंट में जब तक हम लोग की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कहलाई जाए। Which decisions may be taken by non-elected officials in the democracy? जैसे यहाँ पे नॉन इलेक्टेड मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेट IAS IPS होते हैं या फिर और सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो वो लोग कौन से डिसीजन ले डेमोक्रेसी में, आगे देखते हैं। और क्या डाउट हम लोग आ रहे हैं। What kind of election constitute a democratic election? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? ठीक, who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? ऐसे कौन से people हैं जो रूलर्स इलेक्ट करेंगे या फिर वो खुद रूलर्स की तरह इलेक्ट हो सकते हैं। Should this include every citizen on an equal basis? और डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को इक्वल बेसिस पे इंक्लूड किया जा सकता है। कैन डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजंस दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी में कुछ सिटीजंस को ये राइट डिनाई किया जा सकता है? व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको मैं डेमोक्रेटिक बोलूंगा। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन अ डेमोक्रेसी? Whatever they want to do in a democracy बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अगर मैंने किसी को चुन लिया तो वो अपना मनचाहा कुछ भी कर सकते हैं क्या? Must a democratic government function within some limit? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ लिमिट हो सकती है? Is it necessary for democracy to respect some rights of the citizen? कि जैसे
एज अ सिटीजन मैंने किसी रूलर किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया कि अब आप गवर्न करिए, तो क्या वो कुछ भी कर सकते हैं या उनकी कुछ लिमिटेशन है, या फिर सिटीजन्स के कुछ राइट्स होने चाहिए जिसको वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनको रिस्पेक्ट करे। तो सिटीजन्स के क्या राइट हैं, गवर्नमेंट की क्या लिमिट है, रूलर्स क्या सब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसको मैं डेमोक्रेटिक बोलूंगा, क्या सिटीजन्स को इक्वल राइट डिनाई किया जा सकता है, क्या इक्वल बेसिस पे सिटीजन इलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे कौन से पीपल हैं जो रूलर्स को इलेक्ट करें या खुद इलेक्ट हो जाएं, ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने पे मैं इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलूं। तो ये सारे डाउट जब मेरे क्लियर होंगे तो मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी डेमोक्रेसी के बारे में। आगे देखते हैं, एक हम लोग केस स्टडी देखते हैं, देखेंगे उसका सबसे पहला एक फीचर है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। वो ये है कि मेजर डिसीजन जो लिए जाएंगे, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू लिए जाएंगे। ठीक, तो ये क्राइटेरिया अगर मैं गवर्नमेंट पे लगाऊं तो मुझे समझ में आ जाएगा मोटे मोटे तौर पर कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। देखिए कैसे हम लोग चेकआउट करते हैं, ध्यान रखेंगे कि मेजर डिसीजंस किससे कौन ले रहा है, इलेक्टेड लीडर्स, तभी वो क्या बनेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। एक केस स्टडी देखते हैं हम लोग, अक्टूबर 1999 की बात है, उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री coup किया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। He overthrew a democratically elected government. उन्होंने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के जिसके हेड थे उसको उन्होंने हटा दिया। And he declared himself चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। 2002 में उन्होंने रेफरेंडम किया और उन्होंने अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिसके थ्रू पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में पावर्स क्या क्या मिली प्रेसिडेंट को, ये देखेंगे हम लोग। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। सोचिए, प्रेसिडेंट तो इलेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन ही कैन डिसमिस इलेक्टेड नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज जो इलेक्टेड होते हैं। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट is supervised by नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जिसके हेड कौन होते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स हेड हुआ करते थे। तो यहां पे देखेंगे हम लोग, इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया पाकिस्तान के। अब प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को, और सिविल कैबिनेट का जो वर्क है वो कौन ओवरसी करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ओवरसी करेगी। और इसके हेड कौन है, मिलिट्री ऑफिसर्स। They are military officers, they are not elected. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये सब पूरे लॉ पास हो गए। फिर परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, पाकिस्तान में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन होल्ड कर दिए। हाँ, और ये बोल दिया गया कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास कुछ पावर्स है। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, उसमें इलेक्शन भी हुए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर्स भी मिल गए। लेकिन ध्यान करेंगे, फाइनल पावर किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। तो देखिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। यहां पे देखिए इलेक्शन हुए तो पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्ट कर लिए, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे दे वर नॉट रियली रूलर्स। वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, मिलिट्री ऑफिसर ले रहे हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ ले रहे हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद ऑफिशियल्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, नॉट इलेक्टेड लीडर्स एंड नॉट द इलेक्टेड लीडर्स। ठीक, सेम चीज जो अभी हम लोगों ने पाकिस्तान में देखी, सेम चीज काफी सारी मोनार्कीज में होती है और डिक्टेटरशिप में होती है।
ये जो मोनार्की और डिक्टेटरशिप में करते क्या है, ये एक इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन इनके पास जो जो पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट होती है, इनके पास रियल पावर नहीं होती है। जो इलेक्टेड होते हैं उनके पास रियल पावर नहीं होती है। काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि रियल पावर कंट्री के अंदर होती ही नहीं है। In a few countries the real power was with some external powers, not locally elected representative. Not external powers के पास होती है, not locally elected representatives। ठीक। सो अब हम लोग पाकिस्तान का एग्जांपल देखकर, डिक्टेटरशिप और मोनार्की का एग्जांपल देख के हम लोगों को ये समझ में आया कि ऐसी जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर इलेक्शन भी हो रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नहीं है। इसका मतलब फाइनल डिसीजन पीपल का नहीं आ रहा है, बल्कि फाइनल डिसीजन किसका आ रहा है, मिलिट्री का, जनरल परवेज मुशर्रफ का, डिक्टेटर्स का, मोनार्कीज का आ रहा है। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल सकते दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। हाँ, ये पीपल का रूल नहीं हो सकता। जो डेमोक्रेसी में जब तक पीपल का रूल नहीं है एक्चुअल में, तब तक वो डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अपने को डेमोक्रेटिक कहती थी, लेकिन वो एक्चुअल में देखा जाए वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इससे हम लोगों को पहला फीचर समझ में आता है, वो ये है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला फीचर कि अगर मुझे जज करना है किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक, तो ये देखना है कि फाइनल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हम लोगों से, इस डिस्कशन से हम लोगों को डेमोक्रेसी की पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आई। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। आगे और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं डेमोक्रेसी के। दूसरा फीचर क्या है, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसका हम लोग कुछ दो केस स्टडी से एग्जांपल समझते हैं तो हम लोग को बेटर समझ में आएगा। देखिएगा, चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं हर 5 साल में। चाइना में इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years फॉर कंट्रीज पार्लियामेंट। कंट्री का जो पार्लियामेंट है उसका नाम, उसको वहां चाइना में क्या कहते हैं, कुआंगो रेनमिन डाइगो डाओही। इसका मतलब क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और एज सब्जेक्टिव भी आ सकता है कि कुआंगो रेनमिन डाइबियो और डाओही के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करिए और इसका डेमोक्रेसी से कैसे हम लोग लेसन लर्न कर सकते हैं इसके बारे में बताइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इसके पास पावर है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। इट हैज द पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और नेशनल पीपल कांग्रेस में कितने हैं, अराउंड 3000 मेंबर्स हैं जो चाइना के वेरियस रीजन से वो आते हैं। कुछ मेंबर्स किसके थ्रू आते हैं, आर्मी के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं। लेकिन ध्यान करेंगे, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हम लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की चाहिए। और जो ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it are allowed to contest election। ठीक है, 2002-2003 का देखें तो फिर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर थे या उससे एफिलिएटेड थे और जो 8 स्मॉलर पार्टीज जो उसके थ्रू उससे एफिलिएटेड हैं, जो उससे उनको मान्यता मिली है, बस उसी के मेंबर्स इलेक्शन लड़ सकते हैं। और गवर्नमेंट हर समय कौन फॉर्म करेगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म करेगी। तो इससे हमको समझ में आया कि इलेक्शन तो किए जा रहे हैं, लेकिन पीपल के पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं है कि हम किसको इलेक्ट करें किसको नहीं करें। आगे देखते हैं हम लोग, मैक्सिको का एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930
Mexico holds election after every 6 years to elect its president. The country has never been under military or dictator's rule. उसके बाद कभी भी कंट्री पर मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं रहा. But until 2000, every election was won by party called PRI, Institutional Revolutionary Party. हर इलेक्शन में कौन जीत रहा है? PRI पार्टी जीत रही है. ठीक है. अपोजिशन पार्टीज हैं, इलेक्शन तो लड़ती हैं, लेकिन कभी भी वो जीत नहीं पाती हैं. उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो PRI है, ठीक है, ये जो PRI है वो काफी डर्टी ट्रिक्स यूज करती है ताकि वो इलेक्शन को जीत सके और अपोजिशन पार्टी ना जीत सके. ठीक है. कैसे कैसे डर्टी प्रैक्टिस होते हैं देखिएगा. All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. जो भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है उनको पार्टी मीटिंग अटेंड करनी है. टीचर्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को वोट करने के लिए PRI के लिए. जो मीडिया है वो लार्जली अपोजिशन पार्टी की जितनी भी एक्टिविटी है, अपोजिशन है, उसको मीडिया दिखाएगा नहीं. सिर्फ क्या दिखाएगा? गवर्नमेंट ने जो कोई काम किए हैं उसको दिखा रहा है. और जब इलेक्शन टाइम पे क्या होता है, जस्ट इलेक्शन से पहले पोलिंग बूथ वो शिफ्ट कर देते हैं. तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोलिंग हो कहाँ रही है. तो जब पोलिंग ही नहीं हो पाती है तो फिर वो वोटिंग, जो बोगस वोटिंग होती है, और उसमें वो PRI पार्टी जीत जाती है. इसमें पूरे में PRI बहुत बड़ा खर्चा करती है कैंपेन के लिए फॉर इट्स कैंडिडेट. तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या दिखा रही हैं कि इलेक्शन जो कंपटीशन हो रहा है वो फेयर नहीं हो रहा है, वो फ्री नहीं हो रहा है. तो इन दोनों केस स्टडीज में हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स नजर में आई, वो यहाँ पे हम लोगों ने उसको किया है. देखिएगा चाइना में क्या है. इन चाइना इलेक्शन डू नॉट ऑफर पीपल एनी सीरियस चॉइस. वहां पे हर समय हमने कम्युनिस्ट पार्टी को ही के मेंबर्स को ही चूज करना है, तो कोई हमारे पास सीरियस चॉइस नहीं मिल पा रही. They have to choose the ruling party and candidates approved by it. सिर्फ हम जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के मेंबर्स को चूज कर सकते हैं, और उसके जो मेंबर्स हैं वही इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हीं में से हमको चूज करना है. तो वी डू नॉट हैव अ चॉइस. दूसरा मेक्सिको का एग्जांपल देखते हैं. People seem to really have a choice, but in practice they don't have any choice. वहां पे क्या हो रहा है? PRI पार्टी क्या कर रही है? इलेक्शन तो होल्ड कर रही है. अपोजिशन मेंबर्स भी इलेक्शन होल्ड, अपोजिशन के कैंडिडेट्स हैं वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लेकिन कंडीशन ऐसी बना दी जाती हैं कि मीडिया के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू, और इतना पैसा खर्चा करने के बाद के थ्रू, कि ऐसी कंडीशन बना दी जाती है कि सारा का सारा इलेक्शन किनकी फेवर में चला गया? मैक्सिको में रूलिंग पार्टी के फेवर में चला गया. तो पीपल के पास इलेक्ट तो कर रहे हैं पीपल, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि हम किसको चूज करें या किसको नहीं करें. दिखाया जा रहा है पीपल के पास चॉइस है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में प्रैक्टिकल बेसिस पे कोई चॉइस नहीं है. तो इससे हम लोगों को डेमोक्रेसी की एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आई. क्या है? डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग. फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और जो पावर में है उनको भी अपनी सीट खोने का बराबर खतरा होना चाहिए. ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट में हैं तो आपके पास कोई एज मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए. तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या दिख रही है हम लोगों को? फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. आगे देखते हैं हम लोग. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं हम लोग. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. हर पर्सन को वोट देने का अधिकार हो और हर वोट का की सेम वैल्यू हो. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर. पहले की क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा है कि डेमोक्रेसी की स्ट्रगल में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का की डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार मिले. तो दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार मिले. डेमोक्रेसी में इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की गई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज.
ये जो प्रिंसिपल है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन काफी सारे एक्सेप्शंस हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2015 तक सऊदी अरेबिया में जो वीमेन है उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 के बाद ये अधिकार दे दिया गया। एस्टोनिया जो है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट यूरोप में कंट्री है, हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get right to vote. एस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल ऐसे बना दिए गए हैं कि जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं उनको वोट के अधिकार मिलने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी वजह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहीं ना कहीं वो उस पर चोट पड़ रही है। फिजी में क्या हो रहा है? The electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than Indian Fijian. जो इंडिजिनस फिजी है उसके वोट की ज्यादा वैल्यू हो रही है इन कंपैरिजन टू इंडियन फिजियन। जो इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं जो फिजी में जाके निवास कर रहे हैं उनका वोट कम हो गया है वोट की वैल्यू, और इंडिजिनस फिजियन जो सिटीजन्स हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो इलेक्टोरल सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो रही है। देखिएगा, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो रही है। तो इससे हम लोग कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोगों का थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आता है। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर एक अडल्ट के पास एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का की सेम वैल्यू होनी चाहिए। जिसे मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों के सामने तीन फीचर हम लोगों की डेमोक्रेसी के समझ में आए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? डेमोक्रेसी के जो एक कन्वर्सेशन लिया टीचर स्टूडेंट के थ्रू, तो इस कन्वर्सेशन से हमको क्या समझ में आया कि डेमोक्रेसी का मीनिंग और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दोनों ही समझना बहुत जरूरी है। फिर बाद में हमने क्या समझा कि डेमोक्रेसी की जो बेसिक डेफिनेशन है कि रूलर्स हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए पीपल के थ्रू, वो एक बेसिक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। लेकिन ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो एक्चुअल है और ऐसी गवर्नमेंट जो अपने आप को शो करती है कि वो डेमोक्रेटिक है, दोनों में अंतर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास हमें और सारी डेमोक्रेसी के बारे में और पढ़ने की जरूरत है। पहली चीज क्या आपने समझा? पहला फीचर क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी को जज करने के लिए कि जो मेजर डिसीजन है वो कौन ले? इलेक्टेड लीडर्स लें। जो मेजर डिसीजन होंगे वो कौन लेंगे? इलेक्टेड लीडर्स लें, एंड दोस लीडर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। दूसरा क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। ठीक। तीसरा क्या हो रहा है हम लोगों को? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी के बारे में और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। जो हमारे क्लास 9 का जो हम लोग का चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसका हम लोगों के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। साथ में बने रहे एडोबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करिए, ताकि हम लोगों के ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास ऑन हो रही है और सारे स्टूडेंट्स को भी ये इन्फॉर्मेशन और ज्यादा मिले। थैंक यू वेरी मच।